मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है, स्पेशली एज डी अक्रॉस पाकिस्तान हम कहेंगे वो काफ़ी एक्टिवली ऑटिज्म की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हैं, और दिस इज अगेन वेरी वी कैन से नीड ऑफ द टाइम। तो हालात और इन चीज़ों पर प्रिवेलेंस की स्टडीज़ को हम देखते हुए देख रहे हैं, तो काफ़ी अभी नीड है अवेयरनेस की, क्योंकि अभी जहां मैं सर्व कर रहा हूँ स्पेशली इन सेक्टर और वो अक्रॉस जो रीजन वी कैन से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खैरपुर हो गया, शिकारपुर हो गया, कंदकोट, जिकमबाद, कश्मीर एंड सो ऑन, तो वहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगेन थैंक यू सो मच। सो ऑटिज्म के हवाले से जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि और स्पेशली थोड़ा जो मुझे बताना है, हम वी कैन से टाइम को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए समराइज से मैं ऑटिज्म की काफ़ी चीज़ें, तो स्पेशली हम कहें कराची, हैदराबाद या दूसरे सिटीज़ जो पॉपुलेशन है जहाँ पर हम कहें कि एजुकेशन और लिटरेसी रेशियो हाई है, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ अवेयरनेस काफ़ी पहुँच भी चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बीइंग अ क्लिनिशियन वी कैन से, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सपोर्ट सिस्टम, बीइंग अ केयर गिवर और बीइंग अ टीचर्स एंड सो ऑन। तो ऑटिज्म की अगर हम बात करें, तो ऑटिज्म के ऊपर जो मैं बात करूंगा स्पेशली वो डायग्नोसिस के हवाले से नहीं बात करेंगे, तो डायग्नोसिस के ऊपर काफी बात हो चुकी है। अभी हम करेंगे तो स्पेशली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और इंटरेक्शन ऑटिस्टिक बच्चों का या ऑटिस्टिक लोगों का दुनिया के साथ, तो हम उनके ऊपर थोड़ा देखें। तो ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जनरली एक टर्म आता है, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज एंड सो ऑन, मुख्तलिफ टर्म्स आते हैं, या हम कहते हैं कि एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, और इस तरह की चीजें हैं। तो ये ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन बट नॉट अ डिजीज। थोड़ा हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि न्यूरो डेवलपमेंटल की जब हम बात करें, इट मीन्स के न्यूरो को हम कहते हैं ब्रेन, ब्रेन की डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान इस तरह की जो है कुछ कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें ऑटिज्म जो है वो जन्म आ सकता है, या हम कहें कि उनके अलामत आ सकते हैं, या डायग्नोसिस हो सकती है, या इस तरह की चीजें। लेकिन जब हम डिजीज की तरफ जाते हैं तो डिजीज एक अलग चीज आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि या तो ट्रीटेबल हो या ट्रीटेबल नहीं भी होती, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन ऑटिज्म एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये मेनली अफेक्ट करती है सोशल कम्युनिकेशन को। अब सोशल कम्युनिकेशन जो हम अपनी सोसाइटी में यूज करते हैं, सोशल सिस्टम में यूज करते हैं, आइदर वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, सोशल क्यूज हो, या हमारी सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी हो, जिस तरीके से हम इमोशंस देते हैं और सेम इमोशंस का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि मैं किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं सेम लेवल ऑफ इमोशन आगे वाले से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे रिस्पॉन्स में भी उतनी चीजें ही मिलेंगी। तो ये मेनली अफेक्ट ही इन चीजों को करता है, सोशल कम्युनिकेशन को, उसके साथ साथ सेंसरी प्रोसेसिंग बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उस तरह की चीजें आती हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग बिहेवियर जो है, सेंसरी प्रोसेसिंग की हम बात करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे तकरीबन हम यूजुअली सेंसेस जानते हैं कि 5 सेंसेस हैं एक्सटर्नल, 3 हमारे इंटरनल है, तो टोटल 8 सेंसेस हो जाते हैं। तो इनको इंटीग्रेट करना, यूज करना और रेगुलेट करना, उनमें जो है वो डिफ्रेंसिएशन आ जाती है, या ऑटिज्म की वजह से, उस कंडीशन की वजह से उन हमारे सेंसेस के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं या हाइपर सेंसिटिव, स्पेशली जो इंडिविजुअल्स विद एएसडी होते हैं तो उनके यहाँ चीजें। मीनवाइल अगेन ये कंडीशन अफेक्ट करती है आपके बिहेवियर के ऊपर भी। बिहेवियर बाजूका रेस्टलेस हो जाता है, हाइपर हो जाता है, इनअटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है, बैठा नहीं जाता, कंटिन्यूस फॉर्मिंग वगैरह करते हैं, या समहाउ एग्रेसिव बिहेवियर भी आ जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है अगेन बिहेवियर में आ जाती हैं। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि जी सिमिलरिटी और पैटर्न के साथ फिक्सेशन का टर्म भी एक आता है ऑटिज्म में, कि जी फिक्सेटेड है, तो वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी इन इमेजिनेशन हम कहते हैं, तो उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। वो लोग जो इंडिविजुअल एएसडी के साथ नहीं है तो उनके अंदर ये चीजें होती है कि वो अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बिहेवियर उनका चेंज होता रहता है, क्योंकि अगेन जो आप थिंक करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करते हैं। अब एएसडी के इंडिविजुअल्स जो हैं या उनके साथ जो इस तरह की कंडीशन है, तो जब फ्लेक्सिबिलिटी थॉट्स में नहीं है तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी फिर वो सेमनेस, या हम कहते हैं कि प्रेफर कर रहा है कि उसके ऊपर ही वो स्ट्रिक्ट रहें। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब उसके बाद जब स्पेक्ट्रम का वर्ड आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि वेराइटी, ऑटिज्म के अंदर वेरिएशन है, वेराइटी ऑफ सिम्टम्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ लेवल्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकती है, वेराइटी ऑफ जो है हम कहें कि अगेन के जी अलामत होते हैं। तो स्पेक्ट्रम का वर्ड ही तभी होता है, जैसे हम लेवल्स आते हैं ऑटिज्म में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
बेसिकली ये लेवल्स होते हैं जो कि हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की लैंग्वेज में भी बाजुकात भी निकल, पेरेंट्स को जब हम एजुकेट करते हैं तब ये लिखते हैं, लेकिन जब हम डायग्नोसिस में लिखते हैं तो हम वहां लेवल में लिखते हैं कि ये सबस्टेंशियल सपोर्ट है, वेरी सबस्टेंशियल सपोर्ट है या रिक्वायरिंग सपोर्ट है। तो इस तरीके की लेवल्स हम लिखते हैं ऑटिज्म में डायग्नोसिस के दौरान। जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हर आर्टिस्टिक बच्चा जो है आपको दूसरे ऑटिस्टिक पर्सन या इंडिविजुअल या बच्चे से डिफरेंट ही लगेगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। कि या तो उनकी अलामत डिफरेंट हो सकती हैं, अगर उनका हम कहें कि रिपीटेटिव बिहेवियर तो वो मुख्तलिफ हो सकता है, सोशल कम्युनिकेशन में इश्यू है तो वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, या हम कहें कि जी हम रिजिड बिहेवियर या फिक्सेशन की बात करें तो वो डिफरेंट हो सकती है। अगेन लेवल्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर हम आज के उसमें देखें तो रिसेंटली जो रिसर्चेस आ रही हैं या जो वर्किंग हो रही है स्पेशली एएसडी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑटिज्म बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर आप लगे हुए हैं कि हम उसको फिक्स करें। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम ये चीजें करते हैं कि ऑटिज्म इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू फिक्स दिस। सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस कि ऑटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स। ऑटिज्म प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई चीज, ये कंडीशन है। अब इसमें जो रियल चैलेंज आता है वो आता है कि जी हम मिसमैच कर रहे होते हैं काफी चीजों को, स्पेशली एनवायरनमेंट और जो पर्सन है वो अकोमोडेट नहीं हो रहा। तो उस अनअकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट के दरमियान और उस इंडिविजुअल के दौरान में जो मिसमैच हो रही है, तो ये एक्चुअल चैलेंज होता है और हमें उसको अकोमोडेट करने की नीड होती है कि हम उनको अकोमोडेट करें उस कंडीशन में। तो अगेन ऑटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मेनली जो ऑटिज्म की हमने ऊपर बात की जी, सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट करता है या रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर इम्पेक्ट आता है। तो मेनली जो होती है कि हमें डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में कि ये सोशल क्यूज क्या है। सोसाइटी में जो हम टू वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गेस्चर्स दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने में इनको प्रॉब्लम होती है। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अगेन लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज जो हम कहते हैं, कुछ हम लैंग्वेज जो मेटाफोर्स में यूज करते हैं, मुहावरे यूज करते हैं, उसका मतलब हम समझते हैं, लेकिन एएसडी के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं, जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, तो उनको इन चीजों में डिफिकल्टी होती है। वो उस तरीके की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन समझते हैं, वो लिटरल लैंग्वेज इजीली समझ पाते हैं, बजाय कि आप मेटाफोर्स में बात करें, घुमा फिरा के हम क्यूज की तरफ बात करते हैं, तो वो समझने में उनको डिफिकल्टी होती है काफी। तो हमें उन चीजों को दे, इसी वजह से हम कहते हैं कि एएसडी के जो लोग हैं वो काफी ऑनेस्ट होते हैं, वो ना तो झूठ बोलना जानते हैं, ना झूठ बोलने की आदत होती है उनको, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं अब बड़ी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से लिमिटेड आई कांटेक्ट हम कहते हैं, इवन के हमेशा नहीं होता। आई कांटेक्ट की हम बात करें तो बाज़ एक रिजिड स्टेबल आई कांटेक्ट एएसडी के लोग देते भी हैं, जिसमें सिर्फ ये होती है कि वो अपनी बात के हिसाब से अपने आई कांटेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते। आई कांटेक्ट देंगे तो बिल्कुल सॉलिड देंगे, बाज़ पुअर होता भी, लेकिन हमेशा हर कंडीशन में नहीं होता। अगर हम हाई फंक्शनिंग के ऊपर जाएंगे, या हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वो होता है जिनमें आपकी जो है लैंग्वेज भी समहाउ बेटर होती है, आप स्पीक करते हैं प्रॉपर तरीके से, आपका जो आईक्यू लेवल है वो हम कहें अप्रोक्सीमेटली जो है वो एवरेज तक हो जाता है, या हम कहें कि वो 70 से प्लस होता है आईक्यू, तो हम कहते हैं कि जी ये बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है। लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से उनका आईक्यू थोड़ा बिलो एवरेज आया है। उनके यहाँ देखेंगे तो उनका आई कॉन्टेक्ट काफी मच बेटर होता है, उनकी कम्युनिकेशन मच बेटर होती है, तो इस तरीके से। और उसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक आता है कि इमोशंस में डिफरेंसेस आते हैं, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस तरीके से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो नहीं हो पाता। आप उनसे जब बात करेंगे तो वो सिंपल सवाल से जवाब तक ही बात करेंगे मोस्टली। अगर आप जब सोशलाइजेशन और ज्यादा इस चीज के ऊपर कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं तो इम्प्रूव हो जा रही है, लेकिन जो मेनली चैलेंजेस आते हैं वो होता है कि कन्वर्सेशन इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना, रेगुलेट करना, कहाँ पर आपको जो प्रॉपर तरीके से हैप्पीनेस दिखानी है, कहाँ पर कौन सी एनवायरमेंट में सैडनेस दिखानी है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा इमोशन शो करना है, या आगे वाले लोग हमारे उस इमोशन से आइदर वो खुश होंगे या बहुत होंगे, तो उन चीजों में काफी इनको डिफिकल्टी होती है। तो इसी तरीके से अगेन हम देखिए लेक ऑफ आई कांटेक्ट अगर हम बात करते हैं, उसका मतलब ये हमेशा नहीं होता एएसडी में कि जी लेक ऑफ कनेक्शन, लेक ऑफ इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट नहीं भी दे होते हैं बाजुकात एएसडी के जो चाइल्ड है, लेकिन फिर भी आपसे कनेक्ट होते हैं, रोमिंग करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे। हमेशा ये नहीं होता कि लेक ऑफ आई कांटेक्ट है दैट मीन्स कि लेक ऑफ
अंडरस्टैंडिंग है या लेक ऑफ कनेक्शन है। तो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स बिहेवियर्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि स्ट्रॉन्ग रूटीन्स और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हम कहें कि स्ट्रॉन्ग उनकी एडहेरेंस होती है, रेजिस्टेंस चेंज होते हैं और इंटेंस इंटरेस्ट होती है स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर। इसी तरीके से उनके जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं उनको हम स्टिमिंग कहते हैं। बाज़ औक़ात स्टिमिंग हैंड फ्लिपिंग भी होती है, स्पिनिंग भी होती है, रॉकिंग भी होती है, हैंड फ्लिपिंग सॉरी हेड बैंगिंग भी होती है। तो हमेशा जैसे हम देखें स्टिमिंग की बात करते हैं तो स्टिमिंग बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर होता है उनका, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। स्टिमिंग इसीलिए बाज़ औक़ात वो दिखाते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग की हमने बात की कि वहाँ डिफरेंसेस काफ़ी आते हैं, तो जो एएसडी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बाज़ औक़ात वो ओवर सेंसिटिव होते हैं साउंड्स की तरफ, टच की तरफ, लाइट की तरफ। इसी तरीके से उनके रिस्पॉन्सेस काफ़ी बाज़ औक़ात वो अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं पेन की तरफ, टेम्परेचर की तरफ, या सेंसरी इनपुट जो है उनका वो काफ़ी अंडर रिस्पॉन्स होता है। और अगेन ये दिस कैन लीड टू स्ट्रेस, स्पेशली मेल्टडाउन्स की तरफ भी लेके जाता है। और यहाँ तक थे जो स्पेशली थोड़ा मैंने ब्रीफ की। थैंक यू सो मच। चैलेंजेस की बात करें तो डिले आइडेंटिफिकेशन, आपने बहुत अच्छा का गेप हमारे करा है इस चीज को। और अगर कुछ फर्दर कंक्लूड करना चाहें तो अपने हवाले से आप पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स काफी वॉच करते हैं इस चीज को, तो आपने कुछ समराइज। अगेन थैंक यू। सो स्पेशली चैलेंजेस के हवाले से चैलेंजेस की बात करते हैं तो डिले आइडेंटिफिकेशन और जो हमारे हैं डायग्नोसिस का गैप है उसको थोड़ा हमें ओवरकम करना चाहिए, और अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी होते हैं। और स्पेशली जो मिथ और स्टिग्मा है तो उसके ऊपर थोड़ा हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। और अगेन प्रॉपर जो हम कहेंगे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, ताकि हम स्टिग्मा से बच सके और हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल सके कि जी क्या तरीके होते हैं। और हमेशा डिले रिस्पॉन्स की हम बात करें तो मेन जो सवाल आता है कि स्क्रीन होने की वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज्म डेवलप हुआ है, और ज्यादातर जो हमारी कोई गलती है उनकी वजह से, या पेरेंट्स में कोई शादी के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से भी ऑटिज्म डेवलप हुआ है, या हम कहते हैं कि जी खानदान चीजें भी ज्यादातर उसमें आ जाती हैं। लेकिन हता कि 50 to 60% हम कहते हैं जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन अभी कोई फाइनल इफेक्ट है जो हम कहें रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो पेरेंट्स के लिए जो मेरी कंक्लूजन एक रिमार्क्स होंगे तो उसमें ये होगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप प्रॉपर जो मेन चैनल है वहां तक अप्रोच करें। बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा प्रेफर जो होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस जो उनकी तरफ अप्रोच करें, जो चाइल्ड या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करें। इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से जब डायग्नोसिस होगी अर्ली तो आप अर्ली इंटरवेंशन दे सकेंगे। और अर्ली इंटरवेंशन में हमेशा इक्लेक्टिक अप्रोच होती है जिसमें हम बात करते हैं कि जी स्पीच थेरेपी की नीड पड़ सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड पड़ सकती है, बिहेवियर थेरेपी की नीड पड़ सकती है। तो ये टाइमली जितना आप देंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगेन थेरेपिस्ट के ऊपर आप 100% रिलाई ना करें। थेरेपिस्ट का रोल 30% होता है, 70 रोल पेरेंट्स का होता है। प्राइवेट सेटअप्स में ये होता है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो हम कहते हैं जी हमने किस लिए दिए, तो उस चीज से हटके आप अपना टाइम जो है वो ज्यादातर दें चिल्ड्रन को, थेरेपिस्ट के साथ साथ कोलैबोरेटिव वर्क करें तो इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर आ जाती है। सो अगेन दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।